गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जल में घुलनशील विटामिन्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, अभी मैंने आपको अपने जो पिछला जो हमारा जो यूट्यूब मैंने आपको वीडियो भेजा है, उसमें हम थायमिन की कमी से होने वाले रोगों का अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें मैंने आपको बताया है कि जो विटामिन या जो विटामिन B1 है, थायमिन, उसकी कमी से शुष्क बेरी-बेरी, आर्द्र बेरी-बेरी और बाल बेरी-बेरी रोग हो जाता है। और इसका किस तरीके से उपचार किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसी कड़ी में आज हम एक और रोग के बारे में पढ़ेंगे जो कि थायमिन की कमी से ही होता है, यानी कि विटामिन B1 की कमी से, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है, उसकी कमी से होता है। उस रोग के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसे कि इसको बोलते हैं वर्निक्स कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। वर्निक्स कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। विटामिन बी की अगर थायमिन की B1 की अगर अत्यधिक कमी से यह रोग वयस्कों में वर्निक्स कॉर्सकॉफ सिंड्रोम नाम से जाना जाता है। और ये किनको होता है? ज़्यादातर बड़े लोगों को, वयस्कों को। यह सिंड्रोम उन व्यक्तियों में अधिक होता है जो अत्यधिक मात्रा में मद्यपान करते हैं या यानी कि जो अल्कोहल के बहुत ही ज़्यादा आदी हो चुके होते हैं। इस सिंड्रोम का जो पता है वो सर्वप्रथम 1981 में वर्निक्स नामक चिकित्सक ने लगाया और उसने मद्यपान से ग्रस्त रोगियों पर अनेक अनुसंधान भी किए और उन्हीं के नाम पर ही इस सिंड्रोम का नाम वर्निक्स कॉर्सकॉफ सिंड्रोम रखा गया। इस रोग से जो पीड़ित जो रोगी होते हैं उसमें नाड़ी संबंधी जो है वो विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उनकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा क्षीण हो जाती है, यानी कि वो उनको कुछ याद नहीं रहता, वो भुलक्कड़ प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उनमें नई बातों को सीखने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। रोगी हमेशा चिंतित, उदास, भयभीत और हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है। उसमें सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें भी कमी आती है और ये जो रोगी हैं वो बेसुध या चैतन्य रहित होकर पड़े रहते हैं। अब अगर हम इस सिंड्रोम के जो वर्निक्स कॉर्सकॉफ सिंड्रोम है उसके अगर हम लक्षणों की बात करते हैं, सिम्टम्स, तो देखिए पहला सिम्टम क्या होता है? आँखों की पेशियाँ कमज़ोर, क्षीण, निर्बल और नाजुक हो जाती हैं आँखों की। दूसरा, आँखों की जो पेशियाँ हैं वो सुन्न हो जाती है, उनमें लकवा हो जाता है जिसे कि ऑफ्थेल्मोप्लेजिया कहते हैं। आँखों की जो पेशियाँ हैं अगर उनमें पैरालिसिस हो जाता है तो उसे हम ऑफ्थेल्मोप्लेजिया कहते हैं। आई बॉल के घूमने की गति में असाधारण रूप से वृद्धि हो जाती है, रैपिड मूवमेंट ऑफ आई बॉल बोला जाता है इसको। फिर रोगी की जो चाल है वो विकृत हो जाती है, वह दोषपूर्ण तरीके से चलने लगता है, इसे एटैक्सिया कहते हैं। एटैक्सिया और इनको ऑर्डिनेटेड गेट भी कहते हैं। रोगी को चलने फिरने में बहुत ही कष्ट होता है, वह बिना सहारे के नहीं चल पाता, उसे बैसाखी का सहारा लेना अनिवार्य हो जाता है। ये सारे थे इसके लक्षण। अब अगर हम इसके उपचार की बात करते हैं तो जो ये रोग इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि विटामिन जो B1 है, थायमिन है, उसको इंजेक्शन के माध्यम से मांसपेशियों में देना अत्यंत ही आवश्यक होता है और कुछ ही घंटों में रोगी की जो आँखें हैं वो ठीक प्रकार से काम करने लगती हैं। नेत्र गोलक जो है उसके घूमने की जो गति है वो सामान्य हो जाती है और चलने का ढंग भी सही हो जाता है। थायमिन की जो कमी है उससे होने वाले रोगों के लिए 10 मिलीग्राम थायमिन प्रतिदिन 10 दिन तक लेने की प्रस्तावना करी है। इसके पश्चात प्रतिदिन मल्टीविटामिन की गोली 1 महीने तक लेनी चाहिए। मल्टीविटामिन जो गोली है उसमें
कौन कौन सी मात्रा उसमें होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, थायमिन है वो 20 ग्राम, पायरोडॉक्सिन 20 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 5 मिलीग्राम, निकोटिनामाइड है वो 20 मिलीग्राम, फॉलिक अम्ल 2 मिलीग्राम और विटामिन बी जो 12 है वो 100 मिलीग्राम और कैल्शियम पैंटोथिनेट 10 मिलीग्राम। ये जो मल्टीविटामिन्स जो गोली हैं उसमें विटामिनों की जो मात्रा है वो इतनी इतनी होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं, इसके साथ ही उसको विटामिन ए, डी, ई के और सी भी लेना चाहिए। जब रोगी की हालत सुधर जाए तो संतुलित आहार का उसको सेवन करना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं थायमिन की, ये तो थी सारे कमी के होने वाले रोग। अब अगर हम बात करते हैं कि थायमिन की अधिकता के कौन कौन से परिणाम होते हैं, यानी कि अगर थायमिन अधिक भी हो जाता है तो भी उसके क्या परिणाम हैं। ये विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं उनकी अधिकता से उत्पन्न जो दुष्प्रभाव हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जल में घुलनशील होने के कारण उनका संग्रह शरीर में नहीं हो पाता। आवश्यकता से अधिक जो थायमिन है वो अधिकांशतः मूत्र के द्वारा और पसीने के द्वारा शरीर से विसर्जित हो जाते हैं। मुंह द्वारा प्रतिदिन 100 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम थायमिन लेने पर कोई भी दुष्परिणाम उत्पन्न नहीं होते, परंतु यदि इतनी ही मात्रा इंजेक्शन द्वारा प्रतिदिन ली जाए तो कुछ विषाक्तता उत्पन्न हो सकती है। यानी कि मुंह द्वारा कितना लेना चाहिए, 100 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम थायमिन लेने पर कोई भी जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो उत्पन्न नहीं होते, और इतनी मात्रा अगर इंजेक्शन के द्वारा अगर हम ले लेते हैं तब भी वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती। अब हम इसी कड़ी में बात करते हैं कि जो थायमिन है अगर वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, यानी कि थायमिन प्राप्ति के क्या क्या स्रोत होते हैं। देखिए, शुष्क जो खमीर है, साबुत अनाज, हाथ का कुटा हुआ चावल, व्हीट जर्म, चावल की भूसी, साबुत दालें थायमिन के अच्छे स्रोत हैं। तेल बीज, ऑयल सीड्स, हरी सब्जियां, हरा मटर, हरा चना, यकृत आदि में थायमिन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। आटा, मैदा, बेसन, दूध, फल, जड़ वाली सब्जियां, शाक सब्जियां, मांस, मछली, अंडा में भी ये विद्यमान रहता है। बाकी बहुत सारी जल में घुलनशील विटामिन होने के कारण इसके जो प्राप्ति जो स्रोत हैं वो बहुत अधिक नहीं हैं। हालांकि आटा, मैदा, बेसन, दूध, फल, जड़ वाली सब्जियां, शाक सब्जियां, मांस, मछली, अंडा, इनमें थायमिन रहता है। और अगर रोगी जिसको कि थायमिन की कमी होती है वो अगर इन सभी भोजन पदार्थों को यूज़ करे तो उसको ये जो थायमिन की जो कमी है उसके दूर होने के पूरे उसको चांसेस रहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं थायमिन की, तो देखिए थायमिन के जो सबसे अच्छे जो स्रोत हैं वो सूखा खमीर हमने जिसको बोला है, और हाथ का कुटा हुआ चावल भूसा जो सहित होता है, इसमें थायमिन 3 से 6 मिलीग्राम और 2 से 3 मिलीग्राम उपस्थित रहता है। सोयाबीन में भी थायमिन की मात्रा रहती है जो कि 73 मिलीग्राम है। साबुत दाल है और तिल 1.01, ये भी थायमिन के अच्छे स्रोत हैं। उत्तम अगर हम स्रोतों की बात करते हैं तो संपूर्ण अनाज, फलियां, रागी, तेल बीज और सूखे मेवे, मूंगफली, मूंग दाल, लोबिया, आटे का चोकर और मटर आदि, ये जो हैं वो थायमिन के उत्तम साधन हैं, यानी कि गुड सोर्स हैं। गुड सोर्स में हरा चना, हरा चने दाल ये भी आती हैं। और अगर हम फेयर सोर्सेज सामान्य स्रोत की बात करते हैं तो मांस, मछली, गेहूं का आटा, मूली के पत्ते, चुकंदर का साग, अरबी का पत्ता, फल, दूध, आलू, पपीता, धनिया पत्ता, करी पत्ता और तरबूज, इनमें भी थायमिन प्रचुर मात्रा में, यानी कि होता तो है पर वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है।
थायमिन जो है वो एक प्रकार का जल में घुलनशील विटामिन है। अगर हम वो बात करते हैं हरी सब्जियों को, अगर हम बहुत ही ज़्यादा हरी सब्जियों को पानी में भिगो कर रख देते हैं तो थायमिन वैसे भी पानी में से बाहर निकल जाता है। शुष्क खमीर, साबुत अनाज, हाथ का कुटा हुआ चावल, गेहूं की मिगी, चावल का भूसा, साबुत दालें, ये थायमिन के बहुत ही अच्छे साधन हैं। और अगर हम थायमिन कमी से होने वाले रोगी को ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं तो उसको विटामिन B1 की कमी नहीं होती है। तो आज हमारा ये जो थायमिन यानी कि जल में घुलनशील विटामिन जो कि हमने थायमिन B1 बी कॉम्प्लेक्स के विटामिनों में किया था वो आज हमारा पूरा हो गया। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में अपलोड किया हुआ है। आप इन चारों वीडियो को देखना ना भूलें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।